नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है गेंद। इस कहानी के कहानीकार का नाम है चित्रा मुद्गल, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1944 में चेन्नई में हुआ था। इनकी पहली कहानी सफ़ेद अनार तथा यह प्रस्तुत कहानी हमारे सामने वृद्ध विमर्श इस विषय पर लिखी गई है या प्रस्तुत की गई है। हम देखते हैं इस कहानी में सचदेव इस पात्र के माध्यम से वर्तमान समय में वृद्धों की उपेक्षा, पारिवारिक स्नेह और भावनिक सहचर्य का अभाव उन वृद्धों के जीवन में है और इसी का चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया गया है। हम देखते हैं इस कहानी में जो सचदेव है यह रिटायर व्यक्ति है और रिटायर होने के बाद इनका जो पुत्र है जिसका नाम है विनय शादी करके इंग्लैंड में रहने लगा। नौकरी भी वहीं पर थी, रहने लगा, लेकिन अपने पिता की जीवन की व्यवस्था के लिए उसने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। लेकिन वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद उसने यह नहीं सोचा कि पिता को वहाँ पर पारिवारिक स्नेह तथा भावात्मक जो सहचर्य चाहिए वो नहीं मिलेगा। यह उसने नहीं सोचा, सिर्फ पिता को वृद्धाश्रम में उनकी सुविधा हो इसलिए रखा और खुद इंग्लैंड में जाकर नौकरी करने लगा। वहीं पर उसकी शादी भी हो गई और इसी विषय को लेकर जो वृद्धों के जीवन में भावनात्मकता तथा पारिवारिक प्रेम का जो अभाव इस नई पीढ़ी के द्वारा दिया गया है या पीढ़ी के द्वारा निर्मित हो रहा है, वृद्धों की उपेक्षा हो रही है और इसी का चित्रण इस कहानी में किया गया है। और एक प्रेम और भावनात्मक जो स्थिति है वो गेंद की तरह इस समाज में न जाने कहां पर गुम हो गई है, इधर से उधर चली जाती है और इसी का चित्रण इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलता है। हम कहानी की विषय वस्तु जब देखते हैं तो कहानी के आरंभ में दिखाया गया है सचदेव ये रिटायर व्यक्ति है, वृद्धाश्रम में रहते हैं और वो घूमने के लिए बाहर आ गए हैं, सैर सपाटे के लिए बाहर आ गए हैं। और उस वक्त एक इमारत से, एक गेट के अंदर से एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आ जाती है, वो अंकल जरा उतनी गेंद दीजिए ना। ये जैसे वो सुन लेते हैं, इधर उधर देखने लगता है, कोई दिखाई नहीं देता, आवाज़ तो आई है लेकिन इस सचदेव की थोड़ी सुनने की जो शक्ति थी वो कम हो गई है, उन्हें शुगर की बीमारी है और इसलिए ऊपर से मफरल है, आवाज़ ज़्यादा नहीं आती, सुनाई नहीं देती, तबीयत ठीक नहीं है, बीमार रहते हैं। उन्होंने कई बार अपने बेटे को खत भी लिखा था कि मुझे आवश्यकता है, अस्पताल जाना है, थोड़े से पैसे भेज दो। लेकिन बेटे ने जवाब में कहा था कि मैं पहले पैसे भेजने वाला था, लेकिन किसी जरूरी काम में मुझे याद नहीं रहा, अटक गया था और इसलिए भेज नहीं पाया। लेकिन अभी मैं तुम्हें पैसे, मेरा एक दोस्त आ रहा है हेरो से जिसका नाम मनीष कशवा है और वो आ रहा है, उसके पास पैसे भेज दूंगा। वैसे इनका सारा जो उधर निर्वाह है वो इनके पैसे, पेंशन की जो पैसे है उसी के सहारे हो जाता है और अस्पताल वगैरह जाना है तो उस वृद्धाश्रम के ही कोई साथी इन्हें ले जाता है। और ऐसे में अपने बेटे से अपेक्षा रखकर उन्होंने खत लिखा था
बेटे ने तो कहा था कि मेरा दोस्त आ रहा है, मैं पैसे भेज दूंगा, लेकिन कई दिन हो गए पैसे नहीं आए। तब उन्होंने, जो बेटे ने कहा था कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसका घर लाजपत नगर में है, उसे आप फ़ोन कीजिएगा, उनका नंबर ले लीजिएगा। फ़ोन नंबर दिया था। इन्होंने कई बार फ़ोन किया, लेकिन वहाँ पर वह जो आने वाला उसका दोस्त था, वह विनय का दोस्त 16 तारीख को ही आ चुका था। और उसने कहा, पहले तो पूछा आपकी तबीयत कैसी है, आपको कौन कौन सी तकलीफ़ होती है, आप वक्त पर दवाई लीजिएगा, वैसे आपकी बहू भी डॉक्टर है, आप उसके पास क्यों नहीं चले जाते। ये सहानुभूति की सारी बातें कर रहा था उसका दोस्त, लेकिन पैसे की बात नहीं कर रहा था। तब इन्होंने खुद उस दोस्त से कहा कि विनय ने कहा था आपके पास पैसे भेजने वाला हूँ। वो कहता है मैं हड़बड़ी में आ गया, हाँ विनय ने कहा था, लेकिन जल्दी में मुझे भी ध्यान नहीं रहा और विनय ने भी कुछ कहा नहीं। अब इन्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में वो चाहते थे कि अपने बेटे को खत लिखे, लेकिन गुस्सा था, हाथ कांपने लगा था, इसलिए हस्ताक्षर जो है अच्छा नहीं आएगा और इसलिए बेटा पढ़ नहीं पाएगा। और इसलिए उन्होंने तय किया कि मैं फ़ोन पर ही बात करूंगा। और फ़ोन पर जैसे बात करना चाहते हैं, ये जब गुस्से में होता है तब उन्हें कुछ सूझता नहीं है। और उन्होंने जैसे फ़ोन लगाया तो फ़ोन मार्गरेट ने उठाया, जो बहू है, और उसे इनकी भाषा समझ में नहीं आती थी। और उसने ये कहा कि अब वो घर में नहीं है, शहर गए हैं। अब छोटी सी उनकी पोती है, उसकी भी उसे इनकी बात करने की इच्छा है, सुविना जिसका नाम है, लेकिन उसे भी इनकी भाषा समझ में नहीं आती। लेकिन उस मार्गरेट ने जिस तरह से फ़ोन रखा था, उससे वह अपने नाते से भी बात नहीं कर सके। इनके मन में दर्द रहा और तभी उन्हें अपनी पत्नी की याद आ जाती है। जब पत्नी जीवित थी तब वह अक्सर सहायता करती थी, कभी किसी बात की कमी नहीं होने देती थी, कभी करेली का जो जूस है वो दे देती थी। इस तरह से अपनी पत्नी की उन्हें याद आ रही थी। अब वह थोड़ी देर इधर उधर देख लेता है, एकाएक उस बच्चे की दोबारा आवाज़ आ जाती है, वो अंकल वो गेंद दीजिए ना। वो देख लेता है, सचदेव देख लेता है, तो अब जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर इनका ध्यान चला जाता है। उस बच्चे को देख लेता है, वो कहते हैं तुम उठाकर ले जाओ ना आकर। वो कहता है नहीं, जो गेट है वो बंद है और घर में दूसरा कोई नहीं, अकेला ही खेल रहा था। वो कहते हैं घर में दूसरा कोई होगा ना, नौकर वगैरह, उसे भेज दो। वो कहता है कोई नहीं है, मेरी माँ मुझे ताले में बंद करके अस्पताल चली गई है। वो कहते हैं आएंगी थोड़ी देर में, या तुम्हें वहाँ पर ले जाने में उनको क्या तकलीफ थी। वो कहता है कि वो कहती है कि मुझे खेलने नहीं देती, जो गली में बच्चे हैं, मोहल्ले में बच्चे हैं, वह ठीक नहीं है, इसलिए तो बिगड़ जाएगा, इसलिए घर में ही बंद करके चली जाती है। सुबह चली जाती है, देर रात घर लौटती है और कभी कभार उस अस्पताल की नर्स आ जाती है खोलने के लिए। तो ये सब बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि तुम मुझे अंकल मत कहो, मैं तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ, मुझे दादा कहो ना। वो कहता है हाँ कहूँगा दादा, लेकिन मुझे वो गेंद ढूंढ कर देनी होगी। वो गेंद ढूंढ रहे हैं, उनके मन में खुशी है। अब इस बच्चे ने दादा कहा है, इसलिए मन में बहुत खुशी है। वो इधर उधर देख लेते हैं, लेकिन गेंद कहीं नहीं मिलती। और बातों बातों में उस बच्चे से यह भी बात चली थी कि माँ इसे अंदर बंद करके चली जाती है, पिताजी भी का और माँ का झगड़ा हुआ है, माँ पिता के साथ नहीं रहती और यह अकेला दिन भर रहता है। कभी कभार वह अस्पताल की नर्स आकर देखभाल कर देती है।
और उसका इस बच्चों का अभाव देखकर उनके मन में आश्चर्य सा हुआ, सचदेव के मन में आश्चर्य सा हुआ। लेकिन अब गेंद मिल नहीं रही थी। वो कहता है गेंद तो शायद अंदर ही कहीं गिरी होगी, यहां पर दिखाई नहीं देती। तो कहता है ये यहीं पर होगी। और उसी समय वहां पर वह अस्पताल में काम करने वाली औरत घर में आ जाती है। नर्स दरवाजा खोलने लगती है। तो वह कहता है तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें नई गेंद ला कर दूंगा। और ये कहने के बाद उस बच्चे के चेहरे पर खुशी आ जाती है। और वह सिर्फ गेंद नहीं तो बैट भी दिखाता है, ये भी पीछे गई है। तो उनके मन में सचदेव को लगता है ठीक है मैं वह भी ला दूंगा। और इन बातचीत में उन्होंने इसका नाम नहीं पूछा था। वो कहते जाते जाते बेटा तुम्हारा नाम तो बोलो, मैंने तो वो तो पूछा नहीं। वो कहता मेरा नाम बल्लू है दादाजी, और कल इसी वक्त आ जाना नई गेंद लेकर, मैं यहीं पर आपको मिलूंगा। और इसी भावना से ही अब सचदेव मन में, इनके मस्तिष्क में वही बल्लू बैठा है, उसका प्रेम बैठा है। और उसी विचार से बल्लू के लिए कल बाजार जाकर नई बैट और बॉल गेंद मैं लाऊंगा। इतना ही नहीं तो पूरा किट जो क्रिकेट का है वो लाऊंगा। और इस खुशी से वह वृद्धाश्रम की ओर निकले हैं। उनके मन में है अट्टा मार्केट जो है वहां पर जाकर मैं बल्लू के लिए वहां पर गेंद और यह किट लाऊंगा। लेकिन क्या उसकी मां मानेगी? मां डॉक्टर है, तो यह कहते हैं कि मां नहीं मानेंगी तो मैं उन्हें विनती करूंगा, क्योंकि मैं भी नवोदय विद्यालय का एक रिटायर हेडमास्टर हूं, और इसलिए मैं भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। और इस तरह से वो अपने आप को समझाते हुए उस वृद्धाश्रम की तरफ निकले। उन्होंने तय किया है कि अब मैं बल्लू को वह नया किट लाकर दे दूंगा, चाहे उसके लिए कितना भी खर्च क्यों न लगे। अब यह जैसे ही चले गए हैं, चले जाने के बाद वह वृद्धाश्रम में चले गए हैं इसी सोच से कि मैं जाकर अब इस बल्लू के लिए कुछ ना कुछ वहां पर लाऊंगा। अब जैसे चले जाते हैं वहां की स्थिति अलग है। सब लोग इकट्ठा जमे हैं। सब लोग उस वृद्धाश्रम में एक जगह पर रुक गए हैं, चर्चा हो रही है। वहां की बात यह थी कि रामेश्वर नाम का जो सिपाही है उस वृद्धाश्रम में, उसका और शिवदासानी, इनके अंदर कुछ बातचीत हो रही थी। और उसमें यह शिवदासानी के ऊपर रामेश्वर ने आरोप लगाया था कि शिवदासानी ने मेरे ऊपर दूध, उबलता हुआ दूध फेंका है। क्योंकि उस वृद्धाश्रम में भी ये स्थितियां थी। कोई अगर पैसे दे देता है तो उसकी सेवा की जाती थी, लेकिन कोई नहीं देता तो उसकी सेवा नहीं की जाती थी। और ऐसे ही उस शिवदासानी के ऊपर वहां पर झूठा आरोप इस रामेश्वर ने लगाया था। ये तो एक घटना हुई, ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं। उसमें से हम देख लेते हैं। उसी वृद्धाश्रम में सिद्धेश्वरी नाम की जो स्त्री थी, उसने सोने की चूड़ियां और गले की जो लड़ है वो वृद्धाश्रम को दी थी। और इसीलिए उसके संतानों ने, उनके बेटों ने उसे उसकी अंतिम क्रिया तक नहीं की, वहां नहीं गए। दूसरी बात, जो चटर्जी है, अब चटर्जी बीमार है। चटर्जी नाम की जो स्त्री है वो बीमार है, और उसके आसपास बैठे लोग भजन गा रहे हैं। उसे कैलाश अस्पताल से घर लाया गया है। उसकी दोनों किडनियां काम नहीं कर रही है। उसके बेटा का नाम है श्यामला,
जो चंडीगढ़ में रहता है। और जैसे ही उसे बताया जाता है कि तुम्हारी माँ बीमार है, तो वह आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मेरी तबादले की नौकरी नहीं है और मेरे पास समय नहीं है। इस तरह से न जाने कितनी घटनाएं वृद्धाश्रम में भी चलती है। वैसे इस सचदेव के साथ भी उनके कमरे में जो उनका सहपाठी है या रहने वाला व्यक्ति है कपूर, वो कपूर के साथ भी हर बार इनकी चर्चा होती है। लेकिन चटर्जी उतने बीमार है, उसे अस्पताल से लाया गया है, अंतिम समय उसका चल रहा है, उसके रूप में वहां पर भजन गाया जा रहा है। उसकी मृत्यु नजदीक आ गई है, उसके बावजूद उस वृद्धाश्रम में जो सावित्री है वार्डन, वह सबको खाना खाने के लिए कह रही है। खाना खाने के लिए कहती है कि खाना खा लो। अब सबको इस आश्चर्य लगता है सचदेव जी को कि इतनी वहां पर स्थिति चल रही है, वो बीमार है और उसके बाद भी यहाँ पर खाना खाने की बात हो रही है। क्या आज का दिन पानी पीकर ही गुजारा जा सकता है, जो हमारे साथ इतने दिन तक रही? लेकिन अब वह उनका अंतिम समय चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर यह स्थितियां है। अब यह सारी वृद्धाश्रम की भी स्थितियां हमारे सामने आ जाती है। दूसरी बात देख लेते हैं हम। अब चटर्जी का वहां पर अंतिम समय आ गया है, अब उसकी मृत्यु हो गई है। अब उस समय सब तैयारी में है और जैसे ही उसे ले जाने के लिए बस आ रही है, और तब सुबह में बस आने वाली थी, रात भर भजन हो रहा था और सब लोग वहां पर उस बस में बैठकर अंतिम क्रिया के लिए जा रहे हैं। ये सचदेव का मन नहीं था, लेकिन सचदेव भी जा रहे थे, लेकिन गाड़ी में किसी तरह से उन्हें बिठाया गया। आधे रास्ते में चले जाते हैं, आधे रास्ते में चले जाने के बाद उन्हें याद आ जाता है और मुझे तो वहाँ पर बल्लू के लिए उस क्रिकेट का किट लेकर जाना है, वो राह देख रहा होगा। और इस तरह से वह जाती हुई बस रुका लेता है और उसमें से उतर जाता है एकाएक और बल्लू की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से है इस कहानी के कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। कहानी थोड़ी सी बड़ी है, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करना इतना आसान नहीं है, और इसलिए कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। इस कहानी के माध्यम से हमने देखा है कि वृद्धों के प्रति समाज की बदलती हुई स्थिति, नजरिया, सिर्फ पैसों के माध्यम से मनुष्य एक वहाँ पर मनुष्य को परख नहीं सकता, तो उसमें उस व्यक्ति को वहाँ पर पारिवारिक स्नेह भी चाहिए और भावनात्मकता भी उसके साथ जुड़नी चाहिए। जिस तरह से इस कहानी में हम देखते हैं सचदेव रिटायर वहाँ पर उस बच्चों के साथ अपना साहचर्य बांट लेता है, उस बच्चे को अपना समदुखी मानता है। और इस तरह से इस कहानी में दिखाया गया है एक वृद्ध के माध्यम से समाज की बदलती स्थिति और पारिवारिक प्रेम तथा भावनात्मक सहचार्य की एक गेंद समाज में न चाहे कहाँ गुम होती जा रही है। नमस्ते।